जब हम रिलेशंस का कुछ पार्ट पढ़ेंगे, वैसे इस टॉपिक का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो उसमें से बेटा पहले हम रिलेशंस का कुछ पार्ट पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशंस में पहले आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। और कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस तब हो सकता है बेटा जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। Make sure that any relation can be equivalence relation only and only when if it follows all three relations, that is reflexivity, symmetric and then transitivity। अगर ये तीनों रिलेशन जिसके लिए फॉलो रहेंगे बेटा, उसी रिलेशन को आप इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हो। लेकिन बेसिकली स्टूडेंट ये सोचते कि सर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है या ट्रांजिटिव क्या होता है। चलो तो हम इस तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। और बिलीव मी, कभी ना कभी पेपर में जेई के इसके ऊपर आप क्वेश्चन जरूर देखोगे, या फिर कोई भी बुक्स में जब इस टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, तो बिलीव मी ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी के। रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, रिलेशन सिमेट्रिक भी हो सकता है, रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो सकता है। लेकिन जब कोई रिलेशन अगर तीनों चीजें फॉलो करता है, तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो उस टाइप के रिलेशन को बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ द रिलेशन फॉलोज ऑल थ्री प्रॉपर्टी एट अ सेम टाइम, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ उसमें से हम पहले रिलेशन क्या होता है बेसिकली वो समझेंगे, बाद में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो मैंने यहां लिखा है बेटा कि ए इज रिलेटेड टू बी, A is related to B। ये एरो इंडिकेट है करता है कि A B के साथ रिलेटेड है। इज इट क्लियर? और फिर मैंने यहां पे ऐसे लिखा है कि जब अगर कोई सेट A, सेट है ये, कोई सेट A अगर सेट B के साथ रिलेटेड है, सेट A अगर सेट B के साथ रिलेटेड है, सो इसका रिलेशन क्या रहेगा, इस दो सेट का जो रिलेशन बनेगा वो A क्रॉस B का सबसेट रहता है। A क्रॉस B का क्या रहता है? सबसेट। सो रिलेशन को बेसिकली इसी प्रकार से याद रखना, सेट A इज रिलेटेड टू सेट B, देन रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है बेटा, इसको याद रखिएगा। इज इट क्लियर? अगर सपोज ये आपको मुझे समझाना है, सो लेट मी क्लियर यू, मैं आपको इसका छोटा सा एक डेफिनेशन बता देता हूं तो आप जल्दी समझ जाओगे। कम ऑन, साथ निभाना सब लोग। लेट A एंड B टू नॉन एम्प्टी सेट, पूरा साथ निभाना। अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है, कौन से A और B, लेट A एंड B टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन रिलेशन R फ्रॉम, देन रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B, बरोबर पढ़िएगा, पढ़ो सब लोग। लेट A एंड B two non-empty sets, then a relation R from set A to set B is a subset of A cross B, is a subset of A cross B। और A cross B क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब भी दो सेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में होती है बेटा ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है। सर आपने डेफिनेशन लिख कर दिया, आपने यहाँ पे एक मैथमेटिकली समझाया, लेकिन जरा सर हमको अब एक्चुअली प्रैक्टिकली समझाओ कि रिलेशन होता कैसे है। सो देखो बेटा, मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ यहाँ पे। कम ऑन, एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे हम लोग। समझ के चलो एक सेट A है और इसमें सपोज 3 नंबर है 1 2 3,
ये सेट ए है सपोज, और एक सेट बी है, उसके एलिमेंट में क्रॉस से बता रहा हूं और उसका नाम ए और बी है। सेट ए है जिसके अंदर मैंने पॉइंट दिए हैं और उसको 1 2 3 दिया हुआ है, यानी 1 2 3 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। दो सेट है और मैं बोलता हूं कि सेट ए सेट बी के साथ रिलेटेड है। सेट ए और बी एक दूसरे के साथ अगर बेटा रिलेटेड है तो आगे देखो कैसे होगा। लेट मी क्लियर यू। तो मुझे यहां ऐसा बोलना है, जब बेटा इस दो सेट का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हो ए क्रॉस बी, तो इस दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो कैसे आएगा। 1 जाएगा ए के साथ, देखो ए पहले है क्रॉस करके बी बाद में है, तो हर बार एलिमेंट पहले ए से आएगा बाद में बी से आएगा। इसका मीनिंग ही वही होता है। अगर ये बी क्रॉस ए रहता है तो बी से एलिमेंट लेते थे पहला वाला और दूसरा एलिमेंट फिर ए से लेते थे। ए क्रॉस बी में ए से पहला एलिमेंट और बी से दूसरा एलिमेंट, तो 1 ए, उसके बाद 1 बी, देखो 1 फिर ए के साथ भी गया, 1 बी के साथ भी गया। उसके बाद क्या बेटा 2 ए 2 बी, उसके बाद क्या बेटा 3 ए 3 बी। तो यहां तक के देख लो सारे के सारे ए क्रॉस बी में मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज करके सब कुछ लिख लिया है। हैव अ लुक, चेक करो फटाफट। अब आपको ये देखना जरूरी है बेटा कि ये तो हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके आंखों के सामने है। लेकिन सर फिर यहां पे रिलेशन कैसे बताओगे आप? तो अगर सपोज बेटा कोई मैं ऐसा सेट बनाना चाहता हूं जिसमें सिर्फ ऑड नंबर के ही ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, ऑड नंबर के ही ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, सो विच इंक्लूड ऑड नंबर, जैसे 1 इज अ ऑड नंबर, सो 1 ए वाला आएगा। यहाँ पे भी 1 बी, ये भी ऑड नंबर वाला है। 2 इवन है, ये 2 भी इवन है। 3 आएगा ऑड वाला, 3 ए और 3 बी। तो मुझे बताओ ये पूरा का पूरा ए क्रॉस बी है, लेकिन मैंने इस ए क्रॉस बी से सिर्फ ऐसा एक रिलेशन निकाला हुआ है, ऐसा एक सेट बनाया है बेटा जिसमें सिर्फ मुझे ऑड नंबर्स चाहिए थे। आप वैसे इवन वाले भी ले सकते हो, लेकिन आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सच में यहाँ पे R इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, क्योंकि R बना है इसके भरोसे, इसलिए हम बोल सकते हैं कि R इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड दैट टाइप ऑफ कंसेप्ट इज कॉल्ड एज रिलेशन। इसको बोला जाता है बेटा रिलेशन। मैंने डेफिनेशन भी लिखा है, आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाया है, और मैथमेटिकली क्या कैसे लिखा जाता है रिलेशन को वो भी बताया है। बस याद रखना आज से आगे रिलेशन इसी प्रकार से आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। चलो अब हम देखेंगे एक एक प्रॉपर्टी। पहला है बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है वो हमको देखना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो पढ़ो क्या लिखा है। रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज रिफ्लेक्सिव, यानी सीधा सीधा मेंशन है कि रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ x रिलेटेड टू x। x रिलेटेड टू x का मीनिंग क्या बेटा, कि वही नंबर आपका उसी नंबर के साथ आपको रिलेटेड बताना है, यानी अल्टीमेटली इसका मतलब ये कि सेम नंबर आना चाहिए, सेम एलिमेंट का यूज होना चाहिए। इसलिए यहां लिखा है इफ x इज रिलेटेड टू x, x इज रिलेटेड टू x, बट मेक श्योर दैट वो सारे के सारे x बेटा, इसको इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल। लेट मी क्लियर, जिनको पता नहीं है ये सिंबल, याला तसं नाव आहे युनिवर्सल क्वांटिफायर। नाव लक्षात ठेवायचे नवीन स्टुडंटनी, इसको उल्टा ए जो होता है बेटा उसको बोला जाता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मीनिंग होता है फॉर ऑल। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी वो एक्स सारे के सारे
सेट ए में से ही होने चाहिए। इज इट क्लियर सर? थोड़ा थोड़ा यहाँ हमको डेफिनेशन समझ में है, अब हमको एग्जाम्पल के साथ बताओ। तो मैंने एक एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, पढ़ो बेटा क्या है। देखो एक सेट है ए और उस सेट ए में 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। सेट ए में 3 एलिमेंट्स है 1 2 और 3। अब मैं क्या करता हूं, इसके भरोसे मैंने एक रिलेशन लिखा हुआ है। रिलेशन कैसे लिखा देखो, 1 1 2 2 3 3 2 3, ये सारे मैंने रिलेशंस यहाँ लिख लिए हैं। बराबर है बेटा? कम ऑन। सो जरा देखिए सब लोग कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कम ऑन, मैंने जो रिलेशन यहाँ लिखे हुए ना बेटा, उसको देखकर आपको समझना है और बताना है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो यस, क्योंकि देखो 1 is related to 1, 2 is related to 2, 3 is related to 3। सो इसका मतलब ये है कि बेटा यहाँ देखो, इसके भरोसे से जो रिलेशन बना है उसमें आपको सारे के सारे x रिलेटेड टू x दिखाई दे रहे बेटा। कम ऑन, 1,1 ऑर्डर्ड पेयर ऐसा बना है, 2,2 3,3 2,3। इस प्रकार के रिलेशन को बोला जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोला जाता है बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इज इट क्लियर? चलो सर, हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर है। अब हमको थोड़ा सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बताओ। तो देखो बेटा नेक्स्ट वाला, ये देखो नेक्स्ट। जब हम प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे ना बेटा, और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। फिलहाल आप बेसिक समझने की कोशिश करो। इसका यूज़ जब हम प्रॉब्लम्स में करेंगे ना, तब आपको फटाफट क्लियर होगा। देखो नेक्स्ट आता है बेटा सिमेट्रिक रिलेशन। पढ़ो क्या लिखा है सिमेट्रिक रिलेशन के सामने। यहाँ लिखा है रिलेशन आर ऑन सेट ए, रिलेशन आर ऑन सेट ए is symmetric if x is related to y, x is related to y implies y is रिलेटेड टू x, यानी x रिलेटेड y के साथ होना चाहिए और y रिलेटेड x के साथ होना चाहिए। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a, यानी वो सारे के सारे एलिमेंट सेट A में से होने चाहिए। जैसे इधर भी जो एलिमेंट है ना बेटा रिफ्लेक्सिव में, वो सारे एलिमेंट सेट A में से ही थे। कोई भी एलिमेंट सेट A के बाहर का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो x और y ऑल बिलोंग्स टू A, लेकिन सेट एक ही है। इधर भी सेट एक ही था, इधर भी सेट एक ही है, लेकिन बेटा यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट की बात शुरू थी, यहाँ पे 2 अलग अलग एलिमेंट चाहिए, x और y। चलो फिर पढ़ो बेटा क्या लिखा हुआ है। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक इफ x इज रिलेटेड टू y implies y इज रिलेटेड टू x फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू सेट a। चलो एक एग्जाम्पल लेंगे, पिछला ही एग्जाम्पल है ये। एक मैंने यहाँ पे सेट ए लिखा हुआ है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। देखो उसमें एलिमेंट्स कौन से बेटा 1 2 3। अब उसके भरोसे पहला रिलेशन मैंने देखो क्या लिखा हुआ है 1 1 1 2 2 1। अब आप ही बताओ क्या बेटा 1,1 को अगर आप अल्टर कर देते हो, जैसे x रिलेटेड टू y इंप्लाइज y रिलेटेड टू x, तो x के जगह y के जगह x, यानी इस 1 1 को अगर आप अल्टर भी कर देते हो तो भी यही आएगा। लेकिन जब 1 और 2 की बात करोगे 1,2, तो इसका उल्टा यहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए। तो देखो 1,2 का उल्टा 2,1, यानी इसका उल्टा भी यहाँ अवेलेबल है और इसका उल्टा अवेलेबल होने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसका उल्टा खुद वही है। तो इस प्रकार का जब रिलेशन आएगा तो उस रिलेशन को बोला जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। सर और एक एग्जांपल बताओ। तो देखो 1,1 इसको उल्टा भी करोगे तो यही आएगा, 2,2 इसको भी उल्टा करोगे तो यही आएगा। इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक हो गया R2।
सवाल है R3 का। चलो 1,1 इसको उल्टा करो सेम आएगा, इसको भी उल्टा करो सेम आएगा। लेकिन यहाँ देखो बेटा 2,3 है, अगर ये 2,3 है तो उसका उल्टा भी वहाँ एग्जिस्ट होना चाहिए था, दैट इज 3,2। 2,3 यहाँ पे है तो यहाँ पे बेटा 3,2 एग्जिस्ट होना चाहिए था। अगर 3,2 बिलोंग्स टू रहता था R3 में बिलोंग करता था तो फिर ये भी R3 जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो जाता था। ये दोनों सिमेट्रिक है लेकिन ये सिमेट्रिसिटी का प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, क्योंकि 2,3 के लिए साइड में एक और ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए था, दैट इज 3,2। अगर इसमें 3,2 एग्जिस्ट होता तो फिर ये रिलेशन R3 भी सिमेट्रिक होता, नहीं है इसलिए हमने लिखा है नॉट सिमेट्रिक। ये दोनों सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि इसके बराबर अल्टर ऑर्डर पेयर इसमें प्रेजेंट है। 1,1 का 1,1 ही होगा, 1,2 का 2,1 होगा, वो है देखो इधर तो सेम ही थे, इसका तो मैटर ही नहीं है। कम ऑन। सो इस प्रकार के रिलेशन को बोला जाता है सिमेट्रिक एंड नॉट सिमेट्रिक। इज इट क्लियर? सर हमको ये क्लियर है, आगे बताओ। तीसरा आएगा बेटा ट्रांजिटिव। जस्ट गेट द थिंग, व्हाट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है वो देखना जरूरी है। ट्रांजिटिव रिलेशन, हैव अ लुक, पढ़ो। रिलेशन R on a set A is transitive if X related to Y and Y related to Z, then X related to Z। यानी यहाँ पे 3 एलिमेंट्स की बात है। पहले में सिंगल एलिमेंट था, रिफ्लेक्सिव में बेटा सिर्फ सिंगल एलिमेंट की बात थी, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट की बात थी, और ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स की बात है। X related to Y and Y related to X implies that X related to Z। यानी ये कॉमन होना जरूरी है। कम ऑन, दिस शुड बी कॉमन टू बोथ। कंटिन्यूएशन बोलते इसको, कंटिन्यू होना जरूरी है बेटा, तो जाके वो रिलेशन ट्रांजिटिव रहता है। चलो सर हमको एग्जाम्पल बताओ, देखेंगे एग्जाम्पल भी देखेंगे। पढ़ो क्या लिखा है। लेट सेट ए है, उसमें टोटल 5 एलिमेंट्स है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस रिलेशन R1 में देखो क्या लिखा है, 1,2 एक ऑर्डर्ड पेयर है, 2,3 एक है और एक 1,3 है। तो बस अगर सपोज सेट ए के लिए रिलेशन R1 ऐसा है तो आपको ये बताना है क्या ये रिलेशन R1 ट्रांजिटिव है या नहीं है। वो कैसे देखोगे? तो देखो एक 1,2 है, एक 2,3 है, इसमें ये जो 2 दिखाई दे रहा है ये बराबर कंटिन्यूएशन में है। तो बेटा जब भी कभी X रिलेटेड टू Y है, Y रिलेटेड टू Z है, सो देन X रिलेटेड टू Z उसी में एग्जिस्ट होना जरूरी है। देखो 1 और 3 यहाँ पे अवेलेबल है। अगर ऐसे 2 ऑर्डर्ड पेयर है जो जिसका कंटिन्यूएशन 2 पे है, तो ये और ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर उसमें एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर है जैसे 1 और 3 का, तो ही वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो सकता है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इज इट क्लियर? चलो तो सर हमको यहाँ तक के समझ में आया कि ट्रांजिटिव क्या होता है। चलो बेटा अब आगे देखेंगे। एक रिलेशन R2 देखो, देखो 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 होना चाहिए है। देखो यहाँ पे ये 2 पे कंटिन्यूएशन, सो 1 और 3 का होना चाहिए, एग्जिस्ट है। लेकिन उधर देखो ये 4,5 है, 5,1 है, 5 पे अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो इसमें 4,1 होना चाहिए था, लेकिन इसमें 4,1 अवेलेबल नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। अगर इसमें 4,1 होता था बेटा और एक ऑर्डर्ड पेयर, तो फिर ये ट्रांजिटिव होता था। इज इट क्लियर? होप्स यू अंडरस्टूड। ये बेसिक बातें थी बेटा तीनों रिलेशंस के बारे में। सो याद रखना, रिफ्लेक्सिव डिपेंड्स ऑन सिंगल एलिमेंट, सिमेट्रिक डिपेंड्स ऑन 2 एलिमेंट एंड ट्रांजिटिव डिपेंड्स ऑन 3 एलिमेंट्स। ओके बेटा, चलो अब हम इसके ऊपर के उसमें कुछ स्टूडेंट को कोई डाउट है तो उसको मैं थोड़ा पहले क्लियर कर देता हूँ। बेटा ये जो सेट ए था और उसके भरोसे जो ये रिलेशन बनाया है 1 1 2 2 3 3 2 3, तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव क्यों है सेट ए के लिए? इसके पीछे रीजन ये है बेटा कि अगर सेट ए में 1 2 3 है तो कोई भी सेट ए के भरोसे ऐसा रिलेशन बनाते हो जिस रिलेशन में अगर
1 1 2 2 3 3 अवेलेबल है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। हाँ, उसके बाद अगर कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है उससे हमारा मतलब नहीं है, हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए वही सेम एलिमेंट दो बार उसमें आना चाहिए और सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए, जैसे 1 1 भी, 2 2 भी और 3 3 भी। अगर सपोज इसमें 3 3 नहीं है तो फिर ही रिफ्लेक्शन होगा, अगर 1 1 भी नहीं है और बाकी सब कुछ है तो भी रिफ्लेक्शन ही होगा। यानी तीनों के तीनों जितने भी सेट ए में एलिमेंट है वो रिपीटेड यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में आने चाहिए, फिर वो चाहे एक्स्ट्रा वाला अवेलेबल हो या न हो उससे हमारा मतलब नहीं है, बट मेक श्योर दैट हाँ अगर इसमें सपोज 4 एलिमेंट्स रहते थे टोटल तो चारों के ऑर्डर्ड पेयर इसमें प्रेजेंट होना जरूरी है, तो जाके फिर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू? हाँ सर, हमको यहाँ पे क्लियर हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा मैं आपको बोलूं कि अगर सेट ए ऐसा है, पूरा सुनना सब लोग, कि -1 है और 5 है, और इसके भरोसे अगर मैं ऐसा रिलेशन बनाता हूँ -1, -1, -1, 5, तो अगर मैं आपको पूछूं कि बोले ये जो ए के भरोसे जो रिलेशन आर बनाया है क्या ये इसके लिए रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि -1 के लिए बराबर रिपीट हो रहा है, -1 के साथ बराबर -1 आया है, लेकिन 5 के साथ 5 होना चाहिए था ना, लेकिन इधर 5 के साथ 5 अवेलेबल नहीं है, एक का अवेलेबल है लेकिन 5 का अवेलेबल नहीं, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन वही अगर मैं R2 ऐसा बनाता हूं कि जिसमें -1 भी है, 5 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर ऐसा भी होता है R3 सपोज, पूरा सुनना, -1 भी है, -1 5 भी है और 5 भी है, ये एक्स्ट्रा है उससे मतलब नहीं है, ये दोनों अवेलेबल होने जरूरी है, इसका मतलब ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। सो बेटा जो सेट ए में एलिमेंट्स रहेंगे वो रिपीटेड ऑर्डर्ड पेयर बनाकर इसमें रिलेशन में आने चाहिए, तो ही वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, फिर एक्स्ट्रा चाहे कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो या न हो। इज इट क्लियर? तो सर ये रिफ्लेक्सिव का कंसेप्ट हमको क्लियर हुआ है। अब बात शुरू थी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, तो जैसे मैंने आपको बताया ना बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसको मैं आपको वापस जो बताना चाहता हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो सो क्या क्या मेंशन है वो देखना जरूरी है। आपको एक सेट ए गिवन है, पढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग 2 बाइनरी रिलेशंस ऑन द सेट ए इज इक्वल टू सेट ए। देखो सेट ए में ए बी सी ऐसे 3 एलिमेंट्स है। R1 एक रिलेशन 1 बनाया है और उसके बाद R2 एक रिलेशन 2 भी बनाया है। देन ये जेई के मेंस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शंस है, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। सो सोचिए बेटा क्या लिखा है। पहला है, अच्छा पूरे ऑप्शंस को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो इसमें 2 ही प्रॉपर्टी के बारे में मेंशन है, एक है बेटा रिफ्लेक्सिव, एक है सिमेट्रिक और एक है ट्रांजिटिव। इस 4 में से कोई भी ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव के बारे में मेंशन ही नहीं है, तो आपको रिफ्लेक्सिव के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बेटा सिमेट्रिक के बारे में सोचना शुरू कर दो। और जब आप इसमें सिमेट्रिक के बारे में सोचना शुरू करोगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या R1 और R2 सिमेट्रिक है या नहीं है, ये हमको देखना है। पढ़ो आगे। सो सिमेट्रिक का हम देखते हैं। सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? अगर CA है तो AC होना चाहिए, है। BB का मैटर नहीं है, वो तो उल्टा करोगे तो वही आएगा, इसको उल्टा करोगे तो यही आएगा। BC है तो CB होना चाहिए, B, C है तो C, B होना चाहिए, इसका अवेलेबल नहीं है, इसलिए R1 सिमेट्रिक नहीं होगा, R1 सिमेट्रिक नहीं होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद R1 सिमेट्रिक नहीं है लेकिन R1 ट्रांजिटिव है या नहीं है देख लेंगे। तो CA है, AC है तो A कॉन्टिन्यूएशन में है, CA है, AC है तो A कॉन्टिन्यूएशन में है, तो CC होना चाहिए, तो CC अवेलेबल है। उसके बाद यहां देखो बचा कौन सा? A और BB की तो बात करेंगे ही नहीं, बचा सिर्फ BC। BC के लिए कोई पेयर ही नहीं जम रहा है, ना कोई साइड में CB अवेलेबल है। कम ऑन, तो सोचिए सब लोग, अगर ट्राई भी करते हो, जैसे सपोज B, C है तो ये C पे यहाँ पे आ रहा है, इसका कॉन्टिन्यूएशन देखो, B, C अगर है तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा?
बी कॉमा सी वाला अगर है तो आप यहाँ पे जा सकते हो सी कॉमा ए के साथ, क्योंकि कॉन्टिन्यूशन में सी रहेगा यहाँ पे। तो फिर बी कॉमा ए होना चाहिए अवेलेबल, या फिर ए कॉमा बी तो भी होना चाहिए। ना बी कॉमा ए अवेलेबल है इसमें, ना ए कॉमा बी अवेलेबल है, इसका मतलब R1 ट्रांजिटिव भी नहीं है। दूसरा आता है R2 की बात। R2 में देखो बेटा ए कॉमा बी है, पहले तो हम सिमेट्रिक ऑब्जर्व करेंगे। ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए बराबर है, सी कॉमा सी का मैटर नहीं है। सी कॉमा ए है तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, है, और ये दोनों का मैटर नहीं। इसका मतलब R2 सिमेट्रिक है, R2 सिमेट्रिक है। लेकिन R2 ट्रांजिटिव है या नहीं है ये ऑब्जर्व करेंगे। जब R2 ट्रांजिटिव है या नहीं है ये ऑब्जर्व करने की बात आती है तो देखो ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए है, तो ये सेम नहीं चलेंगे अपने को, इसको ऑब्जर्व मत करो और किसी और के साथ जोड़ेंगे। जैसे ए कॉमा बी है और ए कॉमा सी है, ये वाला नहीं चलेगा, इसको ऑब्जर्व करेंगे। बी कॉमा ए, इसका कॉन्टिन्यूएशन देखो, बी कॉमा ए, ये बी कॉमा ए, सॉरी ए कॉमा सी, इसको अगर ऑब्जर्व करते हो तो बी कॉमा ए है और यहाँ पे ए कॉमा सी है, तो ये ए पे कॉन्टिन्यूएशन है। सो बी कॉमा सी इसमें अवेलेबल होना चाहिए। कहाँ पे बी कॉमा सी अवेलेबल है क्या? तो बेटा इसमें बी कॉमा सी अवेलेबल नहीं है। कम आई रिपीट, बी कॉमा ए है, ए कॉमा सी है, ए पे कॉन्टिन्यूएशन है, तो बी कॉमा सी होना चाहिए था इसमें अवेलेबल, लेकिन R2 में बी कॉमा सी अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसा कोई ऑप्शन जो इसके लिए मैच हो रहा है, सो शायद बेटा R2 इज सिमेट्रिक बट इट इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज व्हाट द मोर प्रिफरेबल। हैव अ लुक, R2 सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, ये इसका फाइनल आंसर हो सकता है। ऑब्जर्व करो बेटा फटाफट सब लोग, कम ऑन। R1 इज नॉट सिमेट्रिक बट इट इज ट्रांजिटिव, ये गलत है, क्योंकि R1 सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। बोथ R1 और R2 आर ट्रांजिटिव, गलत हो रहा है ये। बोथ R1 एंड R2 आर नॉट सिमेट्रिक, ये N क्या डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिनोट कर रहा है। डिफाइन टू बाइनरी रिलेशंस ऑन N एज R1 एक गिवन है आप लोगों को और R2 गिवन है, लेकिन ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। चलो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रोस्टर फॉर्म में लाएंगे। बोलो टेबुलर फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे? पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट नेचुरल नंबर के साथ सच दैट 2x + y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से बेटा जैसे y का अगर वैल्यू निकालते हो R1 के लिए, अगर आप y का वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो 10 - 2x आएगा। क्या आएगा? 10 - 2x। चलो फिर हम क्या करेंगे, अब R1 का सेट बनाने की कोशिश करेंगे। पढ़ो, जैसे नेचुरल नंबर की बात शुरू थी तो हम शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 रख के देखो, x की जगह 1 रख के देखो, y क्या मिलेगा सोचो, क्योंकि x, y चाहिए। x की जगह यहाँ 1 रखो, x की जगह 1 तो 10 - 2 × 1 2, तो 10 - 2 क्या आएगा? 8, तो 1, 8। x की जगह अब 2 रख के देखो, x की जगह 2 तो 2 × 2 = 4, तो 10 - 4 6। x की जगह 3 रख के देखो, 2 × 3 = 6, तो 10 - 6 इट विल बी 4। यहाँ अगर 4 रख के देखते हो तो 2 × 4 = 8, 10 - 8 2। उसके यहाँ पे 5 रख के देखोगे तो 2 × 5 = 10 और 10 - 10 0, और 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 होल नंबर में आता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। उसके बाद 6 रख के देखोगे तो 2 × 6 = 12 और 10 - 12 -2 आएगा, और -2 नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते। बस इतने ही ऑप्शन है R1 के लिए। अब हम इसी प्रकार से R2 के बारे में सोचेंगे बेटा। कम ऑन, R2 का एक रिलेशन जो आपको गिवन है उसके भरोसे, जैसे यहाँ पे 2y = 10 - x है, तो y = 10 - x / 2 आ जाएगा। चलो R2 का भी बनाएंगे हम। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। चलो x के जगह अगर 1 रखोगे तो 10 - 1 9/2, 9/2 फ्रैक्शनल होगा, और फ्रैक्शनल नेचुरल नंबर में नहीं आता है। फिर 1 को छोड़ो, फिर 2 रखो x की जगह, x की जगह 2 तो 10 - 2 8, 8/2 4, यानी 2 रखने के बाद यहाँ 4 मिल रहा है y का वैल्यू। x की जगह 3 रखना ही नहीं, क्योंकि 10 - 3 7 और 7/2 नहीं चलता है। x की जगह 4, 10 - 4 6, 6/2 का 3,
यानी 4 रखोगे तो 3 मिल रहा है, 5 रखने से मतलब नहीं, 6 रखो, 10 माइनस 6 4, 4/2 का 2 यानी 6 रखोगे तो 2 आएगा। 7 रखने से मतलब नहीं है क्योंकि 10 माइनस 7 का 3/2 फ्रैक्शन आएगा। x के जगह 8 रखो, 10 माइनस 8 2, 2/2 का 1, 8 रखने के बाद 1 आ रहा है। 9 रखने की बात ही नहीं आती क्योंकि 10 माइनस 9 1/2 फ्रैक्शन आएगा, और 10 रखोगे तो 0 आएगा, और उसके आगे की वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव आएगा, और वो अपने को अलाउ नहीं है। इज इट क्लियर सर? हमको यहाँ तक के पूरा समझ में आया है, अब आगे बताओ। सर अब हमको आगे बताओ कि क्या होगा। अब बस आपको ऑब्जर्व करना है, 4 ऑप्शन आपके आंखों के सामने बेटा, और बताना है कि 4 में से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है। पढ़ो ना सब लोग। पहला ऑप्शन क्या है देखो, पहले ऑप्शन में लिखा है बेटा बोथ R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक रिलेशंस। रिलेशंस हो गए, वो रिलेशंस चाहिए। हाँ ठीक है ना, करेक्शन देखना। दोनों यहाँ बोला है कि R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक रिलेशंस, दोनों सिमेट्रिक रिलेशंस है ऐसा बोला हुआ है। सिमेट्रिक का मीनिंग पता है आपको? अगर 1/8 अवेलेबल है तो 8/1 भी होना चाहिए, 1/8 है तो 8/1 होना चाहिए, लेकिन इसमें 8/1 है ही नहीं, तो R1 सिमेट्रिक है ही नहीं, R1 सिमेट्रिक है ही नहीं, सो ये ऑप्शन गलत हुआ। चलो, रेंज R1 का जो रेंज है बोलते हैं वो ऐसा वाला है। अच्छा पहले तो रेंज क्या होता है? रेंज बोले तो बेटा ये जो सेकेंड नंबर होता है वहां से रेंज बनता है, तो यहां से कौन आएगा 8 6 4 2, यानी R1 का अगर रेंज देखना है तो क्या आएगा पता है? R1 का जो रेंज है वो क्या आएगा 8 6 4 2, सेकेंड नंबर आते हैं तो इसका मतलब 2 4 6 8 ऐसा आएगा, लेकिन जो आपको ऑप्शन में गिवन है उसमें सिर्फ 2 4 8 है, 6 इसमें अवेलेबल ही नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हुआ। हाँ अगर उसमें 6 भी रहता था इंक्लूडेड तो फिर हम उसको करेक्ट बोलते थे। चलो सी देखेंगे, बोथ R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव है बोलते, चलो ट्रांजिटिव है क्या देखेंगे। अब देखो ये 1/8 है तो 8/1 होना जरूरी था, है ही नहीं, और फिर जब कॉन्टिन्यूशन में रहता था तो बात अलग होती थी, कॉन्टिन्यूशन में है ही नहीं ना, 1/8 के लिए 8/1 होना चाहिए और फिर आगे का हम देख सकते थे, या फिर 8 के साथ कुछ और होना चाहिए था। अगर ये 8 पे खत्म हो रहा है तो 8 से कंटिन्यू कोई तो भी और ऑर्डर्ड पेयर इसमें होना चाहिए था, लेकिन है ही नहीं, तो R1 ट्रांजिटिव होने का सवाल ही नहीं है। सो दोनों ट्रांजिटिव बोला था, ये गलत है। सो वैसे टेक्निकली भी ये ऑप्शन बचा है, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे कि R2 का जो रेंज है, रेंज ऑफ R2 इज 1 2 3 4, चेक करेंगे 4 3 2 1 एग्जैक्टली। सो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज इट गिव्स यू द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर बेटा? सो यहाँ पे ये सेकेंड प्रॉब्लम था, ये भी जेई के मेन के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, हैव अ लुक। सो आज हमने पहले बेटा बेसिक पढ़ा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, फिर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, और उसके बाद हमने उसके ऊपर के 2 प्रॉब्लम देखे थे। इसको अच्छे से पढ़ो। रिलेशंस के ऊपर के और क्वेश्चंस हम आगे पढ़ेंगे, साथ में फंक्शंस की भी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा? तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।